हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ की इंडियन पॉलिटी क्लासेस। पिछले वीडियोस में अपन ने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया था। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज को। फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात कही गई है कि दोनों की दोनों जो ड्यूटीज और राइट्स हैं ये सिटीजन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि जहां पर सिटीजन्स राइट्स इंजॉय करते हैं नेशंस की तरफ से, वहीं पर उनको कुछ ड्यूटीज भी है जो वो नेशन के प्रति उनसे एक्सपेक्टेड है, कुछ ऐसी क्वालिटीज जो उन्हें पूरी करनी चाहिए। ऐसा पर्टिकुलरली तब फील हुआ था जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1975-76 में। तब क्या हुआ था, ये पर्टिकुलर फील हुआ था कि लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं और उसी के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कंटिन्यू करेंगे अपन और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे एमसीक्यूज की मदद से। In which part and article of the Indian Constitution are the fundamental duties incorporated? पार्ट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लोग पार्ट्स को भूल जाते हैं, तो अपन ने पहले ही किया है। पार्ट 1 जो है यूनियन और स्टेट्स के बारे में है, पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप के बारे में है, पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, पार्ट 4 किसके बारे में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें आता है, पार्ट 4A में। और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51A में एडेड है फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हेन वेर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कब ऐड हुई थी फंडामेंटल ड्यूटीज? They were part of the original constitution through the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड नहीं थे, इन्हें बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में लाया गया था उसकी मदद से इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था। ध्यान रखिए, बार बार मैं कह रहा हूं, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, इसीलिए इसे एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था। अपन ने देखा था इसी कॉन्स्टिट्यूशन के जनरे 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में चेंजेस लाए गए थे, और इसके बाद अभी अपन देख रहे हैं इंटायर चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इनकॉर्पोरेट किया गया था। सो पार्ट 4A आर्टिकल 51A। ओरिजिनली यदि देखा जाए तो जब 1976 में किया गया तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, जबकि उसके बाद फिर से एक अमेंडमेंट हुआ था, दैट इज 2002 का 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इस अमेंडमेंट में एक और ड्यूटी ऐड कर दी गई थी। तो टोटल आज की डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। यदि अपन बात करें 86 में क्या ऐड किया गया होगा, तो अपन ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पहले पढ़ा है कि ये जो एक्ट है ये राइट टू एजुकेशन एक्ट को ऐड किया था। बेसिकली इस अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था, जिसमें में से हर 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करा गया था, राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी। और उसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी कि जो भी पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं उन्हें क्या करना है, जो इस एज ग्रुप के यदि उनके बच्चे हैं 6 से 14 साल के, तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो इसे एजुकेट कराएं। ये फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड रही थी? ध्यान रखिएगा, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला कॉन्सेप्ट है ये ज्यादातर सोशलिस्ट कंट्री से लिया गया है। जहां पर आप वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी की बात करोगे तो वहां पर ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है। इनफैक्ट यदि आप देखोगे तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इसके एक्सेप्शन है, जो डेमोक्रेटिक होते हुए भी जिसमें ड्यूटीज के लिए एम्फेसाइज किया जाता है। इसीलिए आप देखोगे तो जापानीज से बहुत सारी ड्यूटीज एक्सपेक्टेड है जो उनके कल्चर में भी है, और इसी वजह से उनके कल्चरल ट्रेड की वजह से उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये इनकॉर्पोरेट किया गया था। जब जापान का बिल्डिंग अप हो रहा था तो उनके जो एम्परर थे वो बार बार एम्फेसाइज करते थे कि जापान के सिटीजन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जिससे जापान एक अच्छा राष्ट्र बने, एक अच्छा नेशन बने। इसी कल्चरल ट्रेड को जापान ने अपने उस पे इनकॉर्पोरेट किया था। हालांकि
जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे कि यूएस हो गई, फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, ये ड्यूटीज को एम्फेसाइज नहीं करते हैं। ये ड्यूटीज मेनली सोशलिस्ट कंट्रीज से इंस्पायर्ड होती है, और इंडिया ने भी जो फॉर्मर सोवियत यूनियन थी, जो रशिया की मदर कंट्री थी, जो बाद में डिसइंटीग्रेट हुई, तो यूएसएसआर से ये बोरो किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर, रशिया का प्रेडिसेसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच कमिटी रिकमेंडेड द एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सी कमिटी बनी थी जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज का एडिशन रिकमेंड किया? शाह कमीशन। ये गलत हो गया, क्योंकि ये इमरजेंसी के बाद इस कमिटी को गठन किया गया था, ताकि इमरजेंसी में क्या गड़बड़ी हुई, क्या इमरजेंसी रिक्वायर्ड था, उसके लिए था। वर्मा कमेटी अपन देखेंगे 2002 में सेटअप हुई थी, और ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड थी, लेकिन ये अस्तित्व देख रही थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी जरूरत है और क्या क्या चेंजेस आए हैं। स्वर्ण सिंह कमिटी वॉज द वन जिन्होंने एक्चुअली रिकमेंड किया। और यदि अपन सच्चर कमिटी देखें तो ये 2005 में मनमोहन सिंह जी ने गठन किया था। ये मुस्लिम कम्युनिटी को स्टडी करने के लिए, उनकी कंडीशन को स्टडी करने के लिए बनाया गया था। आंसर क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन सी कमिटी स्टडी करके रिकमेंड की थी? सबसे पहले है स्वर्ण सिंह कमिटी। ध्यान रखिएगा, यदि अपन बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से, तो दो कमिटीज का नाम आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 इज द स्वर्ण सिंह कमिटी, जिस कमिटी के रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, और इसी के जरिए 4A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और दूसरी कमिटी है वर्मा कमिटी, जो बाद में स्टडी करती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के ऐड करने से क्या चेंजेस आए हैं। ये दोनों कमिटी के नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, जब एक चीज जो नॉर्मली आप नहीं देखते हो कि सेम पार्टी के लोग अपने प्रेडिसेसर्स को क्रिटिसाइज करें, ऐसा कम देखा जाता है। तो इसी में एक बहुत ही यूनिक बात हुई थी, जब 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, तब इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, उन्होंने जो फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को ऐड नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी गलती थी, और इसको हम गलती को दूर कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जो कमिटी थी, इन्होंने कुछ मेजर रिकमेंडेशन दिए थे, जो क्या हुआ, बाद में फुलफिल नहीं हुए थे। जैसे कि यहां पर क्या थे कि पार्लियामेंट चाहे तो क्या कर सकती है, कोई इसमें पेनाल्टी लगा सकती है या पनिशमेंट इंपोज कर सकती है, ये रिकमेंडेशन दिया था। इसके अलावा इन्होंने कहा था, ऐसा कोई भी लॉ बनता है तो उसे जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जाएगा। यानी कि याद है आपको कौन से शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा? 9th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा इस कमिटी ने एक और बात की थी कि ड्यूटी टू पे टैक्स भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए, बट ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। बेसिकली उन्होंने 8 रिकमेंड की थी ड्यूटीज, बट ओरिजिनली 10 ऐड कर दी गई थी, और इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज आज की डेट में 10 + 1 एक अपन ने देखा 2002 में अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हो गई, तो टोटल बन जाती हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन ऐसी कोई भी ड्यूटी नहीं है कि आपको टैक्स पे करना है, आपको वोट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये जो ड्यूटीज हैं ये कहीं पर भी जस्टिशिएबल नहीं है। यानी कि कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है, कहीं पर भी ऐसा क्लॉज नहीं है कि यदि कोई सिटीजन इसे फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ केस कर दिया जाए। ऐसा इन फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर में कहीं भी नहीं लिखा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अपन ने डीपीएसपीस पढ़ा था, ये क्या होती हैं, ये नॉन जस्टिशिएबल होती हैं, इनको लेकर कोर्ट नहीं जाया जा सकता। सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज का भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड टू आर्टिकल 51A थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देख लिया अपन ने कि पेरेंट्स या गार्जियंस को अपने वार्ड्स को, यानी बच्चे को जो 6 से 14 साल के हैं, उनको एजुकेट करना है, ये ऐड किया गया था बाद में। तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन और वार्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। सिंपल है, देख लिया अपन ने। अब अपन क्लासिफाई करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज को। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज को, ताकि अपन को याद रखने में आसानी हो, इस वजह से आई हैव क्लासिफाइड फंडामेंटल ड्यूटीज इन 3 कैटेगरीज, A, B और C। तीनों को आप देखिएगा, इसमें में से जो पहली जो है नेशन से रिलेटेड कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो एम्बलम्स हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनको रिस्पेक्ट करना है। ऐसे सभी आइडियल्स को जो
भारत को स्वतंत्रता दिलाई है उनकी इज्जत करना है। इसके अलावा भारत की अखंडता, यूनिटी, सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है और यदि जरूरत पड़े तो भारत को डिफेंड करने के लिए आगे आना है। ये क्या हो गई, ये सारी की सारी रिलेटेड हो गई नेशन से, जो नेशन एक्सपेक्ट करता है आपसे। तो इसको याद नहीं करना है, बट ये बस किस तरीके की है आपको समझ में आ गया। पहला कैटेगरी क्या है, जो नेशन आपसे एक्सपेक्ट करता है, नेशनल क्वालिटीज। दूसरी चीज यदि आप बात करोगे, कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज भी लिस्टेड हैं, जैसे स्पेसिफिक ड्यूटीज में नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, दूसरी चीज रिच हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, तीसरी चीज आप देखोगे पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद एक अपन ने किया 6 से 14 साल के जो यदि बच्चे हैं आपके घर में तो उन्हें पढ़ाना। आप देख रहे हो ये स्पेसिफिक चीज है, नेचर को बचाना, इन्वायरमेंट को बचाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत स्पेसिफिक है। इनफैक्ट यही जो है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज हैं जो हमारे संविधान में एडेड किया गया है। इसके अलावा यदि आप देखोगे कुछ जनरल क्वालिटीज हैं, बहुत ही वेगली डिफाइंड क्वालिटीज हैं, वो भी मेंशन्ड हैं। जैसे कि क्या है कि आपको हार्मोनी प्रमोट करना है, जनरल रेस, कास्ट, रिलीजन से ऊपर उठ के सभी के बीच में एक फ्रेटर्नल बॉन्ड यानी भाईचारा प्रमोट करना है, एक साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करना है, ह्यूमैनिज्म प्रमोट करना है, यानी कि इच्छा रहे ऐसी कि ह्यूमननेस रहे, सबके बीच में साइंस का डेवलपमेंट हो, इस तरीके के। और फाइनली हर स्फीयर में अपन को एज एन इंडिविजुअल एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है। यानी आप समझ रहे हो बहुत ही जनरल बातें हैं जो कही गई हैं, कोई स्पेसिफिक बातें नहीं है। तो इसी की वजह से मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ताकि आपको याद करने के लिए आसान रहे। वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना है, बेसिकली क्या क्या ड्यूटीज है उन्हें ब्रॉडली याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द वर्मा कमिटी ऑफ 1999 was constituted for reviewing which of the following aspects। देखा है अपन ने किसके लिए रिव्यू करने के लिए गई थी, वो थी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड इन सिविल सर्विस गलत, इंप्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, यही कारण है। तो जब वर्मा कमिटी को कंस्टिट्यूट किया गया था 1999 में और 2002 में इन्होंने रिपोर्ट दी, तब क्या हुआ था, इन्होंने पाया कि भले ही फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी कि इनके खिलाफ आप यदि कोई सिटीजन फॉलो नहीं करता है तो कोई भी पनिशमेंट नहीं इंपोज की जाती है। लेकिन इन्होंने पाया कि बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उनके खिलाफ, उनके प्रोविजन में बहुत सारे ऐसे लॉस हैं जो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप देखोगे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, इसमें क्या है, आप नेशनल एंथम के समय आपको अच्छे से खड़े रहना है स्टैंडिंग पोजीशन में, नेशनल फ्लैग को आप खूंदोगे या डिस्ट्रॉय करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो ये देखो ये ऑलरेडी प्रोविजन है। ऐसे सभी के लिए उन्होंने एक रिलेट किया और कहा कि ऑल दीज इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैव सम और द अदर किसी ना किसी फॉर्म में एक्ट में, या तो आईपीसी में या स्पेसिफिक एक्ट उसमें प्रेजेंट है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972, इसमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात है, ये ऑलरेडी लीगल एक्ट है। इसी तरीके की बात हुई थी वर्मा कमेटी में। तो इसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें जरूर ध्यान रखिएगा कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया, दैट इज स्वर्ण सिंह कमिटी। वर्मा कमिटी ने क्या काम किया यह भी ध्यान रखना है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A और ब्रॉडली 3 कैटेगरीज जो हैं वो अपन ने पढ़ा है, उनको ध्यान रखना है। इसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा फिनिश होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।